आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है। 100वें पदों का अंतर तो दिया हुआ है 100 है और 1000वें पदों का अंतर पूछा गया है। चलिए हम इस समांतर श्रेणी में 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, तो यहाँ पर दो समांतर श्रेणी हैं, तो उन दोनों ही समांतर श्रेणी को हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना पहली समांतर श्रेणी तो जो पहली समांतर श्रेणी है उसको मैं AP से दिखाऊंगा और इसके जो टर्म्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे A1, A2, A3, A4, A5। इस प्रकार से ये चलेगा। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, AN मिलेगा। ये हमारा पहली समांतर श्रेणी है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर दूसरी समांतर श्रेणी लीजिए। दूसरी समांतर श्रेणी, तो जब आप दूसरी समांतर श्रेणी लेंगे तो उसको भी AP से हम दर्शाएंगे, लेकिन उसके जो टर्म्स होंगे वो कुछ और होने चाहिए क्योंकि दो समांतर श्रेणी हैं। तो दूसरी समांतर श्रेणी के जो टर्म्स हैं, पद हैं, उसको हम B1, B2, B3, B4, B5 और डैश 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 ये जाएगा BN तक जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरी समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और पहली समांतर श्रेणी का जब nवां पद आप ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, पहली समांतर श्रेणी का nवां पद, तो आपका फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, आप लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का nवां पद। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और ये D। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AN बराबर A प्रथम पद है, प्रथम पद इसके अंदर कितना मिलेगा आपको, A1 मिलेगा प्लस N माइनस 1। D आपको A2 माइनस A1 मिलेगा जो कि कोई वैल्यू नहीं देगा, इसलिए आप इसको D ही रखेंगे। तो ये जो आपके सामने आया है ये पहली समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला, या एक प्रकार से आप इसको nवां पद कह सकते हैं, ठीक है। इस nवां पद की सहायता से आप 100वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं
अगर आप ज्ञात करना चाहें तो। ठीक है, तो जब आप इस समांतर श्रेणी से 100वां पद ज्ञात करने जाएंगे, इस समांतर श्रेणी से अगर आप 100वां पद ज्ञात करना चाहते हैं तो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ज्ञात करके दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा n हमारा 100 रहेगा क्योंकि हम 100वां पद ज्ञात करना चाहते हैं। और हम इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी में भी करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों ही समांतर श्रेणियों का जो 100वां पद है उनका अंतर निकालना है। तो जब हम 100वां पद ज्ञात करेंगे तो a100 बराबर a1 जो कि पहला पद है, इसमें तो a1 ही रहेगा, तो ये आपका एज इट इज रहेगा, प्लस n की जगह पर आप लिखेंगे 100 माइनस 1 और ये d। तो a100 यानी कि जो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद आएगा वो हमें मिलेगा a1 प्लस, अगर हम 100 में से 1 घटा देंगे तो 99d। तो ये जो आपके सामने आया है, ये आया है पहली समांतर श्रेणी का nवां पद। इसी प्रकार से आप दूसरी समांतर श्रेणी का भी nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी ज्ञात करते हैं। हम लिखेंगे और दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद। तो जब आप दूसरी समांतर श्रेणी का निकालेंगे तो इसमें आप इस प्रकार से ले सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी समांतर श्रेणी के जो टर्म्स हैं वो b के पदों में हैं, b1, b2, b3, b4, b5, bn। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को आप b के पदों में लिखेंगे। बाकी हालांकि आपका फॉर्मूला यही है, लेकिन ये b के पदों में लिखा जाएगा, यानी कि bn बराबर a प्रथम पद यहाँ पर कितना है, b1 है, तो आप लिखेंगे b1 प्लस n माइनस 1, ये d। ठीक है, दूसरी समांतर श्रेणी का जब आपने nवां पद ज्ञात किया तो फॉर्मूला तो आपका ये है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी समांतर श्रेणी है वो b के पदों में है, इसलिए वो फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जाएगा, bn बराबर b1 प्लस n माइनस 1 d, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 100वां पद निकालें दूसरी समांतर श्रेणी का, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, b100 बराबर b1 तो पहला पद है, पहला पद यहाँ पर पहला पद b1 ही है, n की जगह पर आप 100 लिखेंगे माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास है नहीं, तो अब आप इसको आगे कैलकुलेशन कीजिए, 100 में से घटा दीजिए, तो अब आपको मिल जाएगा। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, b100 बराबर b100 बराबर हो जाएगा b1 प्लस 100 में से 1 को घटा दिया जाएगा, तो जब 100 में से 1 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 99 और ये d रहेगा। तो दूसरी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो इस प्रकार से हमें मिला है, b100 बराबर b1 प्लस 99d।
तो इस प्रकार से हमारे पास पहली समांतर श्रेणी का जो 100वां पद है वो ये मिला है और दूसरी समांतर श्रेणी का जो 100वां पद है वो ये मिला है। अब हमें दोनों का अंतर भी ज्ञात करना है। चलिए हम पहली और दूसरी दोनों ही समांतर श्रेणियों का अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, समीकरण, इसको अगर आप मानना चाहें तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं। तो अगर हम पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर निकालना चाहते हैं तो हमें घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अंतर मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको ऐसा करते हैं। समीकरण समीकरण 1 में से जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो चलिए इसको घटाते हैं, देखिए कैसे मिलेगा। ए 100 में से हमें बी 100 को घटाना है और इसमें से इसको घटाना है। तो ये इस प्रकार से बनेगा, ए 100 माइनस बी 100 बराबर, ये रहेगा A1 प्लस 99D, A1 प्लस 99D। इसमें से भी हमें घटाना है B1 प्लस 99D, B1 प्लस 99D। इन सभी को हमें घटाना है। ठीक है, तो घटाने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है कि समीकरण 1 में से 2 को आप घटाएंगे तो राइट हैंड साइड से घट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से घट जाएगा, तब आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। ये आपका एज इट इज रहेगा, A100 माइनस का B100, ये रहेगा A1 प्लस 99D माइनस प्लस माइनस का B1 प्लस माइनस माइनस का 99D। तो ये रहा A1 99D प्लस का है, 99D माइनस का कट गया, माइनस का B1। तो हमें क्या मिला, हमें मिला A100 माइनस का B100 बराबर आ गया A1 माइनस B1। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दोनों ही समांतर श्रेणी का जो 100वें पद का अंतर है वो कितना है, 100 दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो दोनों समांतर श्रेणी है, दोनों ही समांतर श्रेणियों का 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो जब 100वें पदों का अंतर 100 है तो A100 माइनस का B100 यानी कि दोनों समांतर श्रेणियों का 100वें पदों का अंतर तो बराबर कितना है, 100 के। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि जो पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरे समांतर श्रेणी का 100वां पद और दोनों ही समांतर श्रेणी 100वें पदों का जो अंतर है कितना है, वो 100 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि A1 माइनस B1 जो है किसके बराबर है, वो 100 के बराबर है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि A1 माइनस B1 बराबर होगा 100 के, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब अब क्वेश्चन में पूछा गया था 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब आप पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात करेंगे, पहली
समांतर श्रेणी का 1000वां पद कैसे निकालेंगे आप? हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 d। तो फॉर्मूला है an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम a100 यानी कि पहले समांतर श्रेणी का हम 1000वां पद ज्ञात कर रहे हैं। तो a1000 आएगा हमारा a1 प्लस n की जगह पर हम कितना लिखेंगे? 1000 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो 1000 रहेगा, माइनस का 1 और ये d। तो a1000 यानी कि पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद हमें मिलेगा a1 प्लस 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 d हमें मिल गया। तो ये पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद मैंने निकाला है। ऐसे ही आप दूसरे का भी निकालिए। दूसरे समांतर श्रेणी का 1000वां दूसरे समांतर श्रेणी का 1000वां पद जब आप निकालेंगे तो दूसरे समांतर श्रेणी हमारे पास ये वाला है, और उसका जो व्यापक रूप का फॉर्मूला है हमने निकाला है, bn बराबर b1 प्लस n माइनस 1 d। तो ये इस प्रकार से निकला है, bn बराबर b1 प्लस n माइनस 1 और ये d। तो अब हम यहाँ पर दूसरे समांतर श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात करने जा रहे हैं। तो b1 पहला पद तो यहाँ पर भी वही है, उसके बाद प्लस n कितना रहेगा? 1000 रहेगा, माइनस 1 और ये d। क्योंकि दूसरे समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो b1 है, इसलिए मैंने यहाँ पर b1 ही लिया है। ठीक है, तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो b1000 बराबर होगा ये b1 प्लस 1000 में से घटाएंगे 999 d। तो अब हमारे पास पहले समांतर श्रेणी का भी 1000वां पद है और दूसरे समांतर श्रेणी का भी 1000वां पद है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं और इनको आपस में घटा देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो जब हम इसको घटाएंगे समीकरण 3 में से 4 को, तभी हमें वो अंतर मिलेगा। तो चलिए घटाते हैं। तो अब आप यहाँ पर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से ये आगे सॉल्व किया जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो जब हम इसको घटाएंगे तो आप राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे। तो हमें मिलेगा पहले पर a1000 माइनस b1000 और लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं तो इसमें हमें मिलेगा a1 प्लस 9999 d और फिर माइनस b1 प्लस 9999 d।
इस प्रकार से हमें मिलेगा। तो जब आप इसको लेंगे ध्यान से, तो जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से घटेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से घटेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हजारवें पदों का अंतर है। तो A1000 माइनस B1000 बराबर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो A1 प्लस ये रहेगा 999D माइनस प्लस माइनस का B1 और माइनस प्लस माइनस का 9999D। तो प्लस का 9999D और माइनस का 9999D, तो ये रहेगा A1000 माइनस का B1000 और ये आपका रहेगा A1 माइनस का B1, क्योंकि यहाँ पर ये कट गया लेकिन A1 माइनस B1 बच गया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारे पास जो A1 और B1 का मान दिया हुआ है वो कितना है, 100 है। ये हमें दिया हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100वें पदों का जो अंतर है वो कितना आया था, 1000 मिला, 100 मिला था हमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100वें पदों का अंतर बराबर था A1 माइनस B1 के। तो बराबर किसके था, 100 के। तो यहाँ पर जब हमने 1000वें पदों का अंतर निकाला तो ये हमें भी A1 माइनस B1 मिला, तो ये भी बराबर होगा 100 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही मिलेगा। 1000वें पदों का अंतर भी 100वें पदों के अंतर के बराबर होगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि अतः क्योंकि 100वें पदों का जो अंतर आया है वो कितना मिला है, दोनों ही समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 आया है। तो दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर 100 हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100वें पदों के अंतर के बराबर होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि 100 होगा, क्योंकि दोनों ही समांतर श्रेणियों में 100वें पदों का अंतर 100 आया है, जिससे आप कह सकते हैं कि A1 माइनस B1 हमारा 100 है। तो इसी प्रकार से 1000वें पदों के अंतर में भी आपको A1 माइनस B1 जो मिला है वो फिर से वही मिला है, A1 माइनस B1। 1000वें पदों के अंतर में आपको क्या मिला, A1 माइनस B1। तो A1 B1 का मान भी 100 होगा, क्योंकि यहाँ पर A1 माइनस B1 का मान 100 था। तो ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये हमें दिया है। ठीक है, दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर हमें 100 दिया हुआ है, जो कि हमें मिला है A1 माइनस B1 जो कि 100 है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर भी A1 माइनस B1 आएगा, तो ये भी 100 मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि जो A1 माइनस B1 है वो बराबर है 100 के, इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ऐसा पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको 3 अंकों वाली संख्याओं की पहचान करनी पड़ेगी और उससे जो भी एपी बन रही है उसका एपी बनाइए। ये चीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 3 अंकों वाली जो संख्याएं होती है उसके लिए पहले हम एक एपी बनाते हैं, और वो भी वो संख्याएं लेना है जो 7 से विभाज्य होनी चाहिए।
तो इस प्रकार से जब आप इसमें देखेंगे तो आप यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे, जब आप इसको हल करेंगे 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याएं 3 अंकों वाली संख्याएं 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो। 3 अंकों वाली जो संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो की सूची। अब हम वो सूची देखते हैं और जो कि हमारा क्या रहेगा वो एपी रहेगा। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो उसकी जो सूची बनेगी एपी बनेगा, उस एपी को हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि 3 अंकों वाली संख्याएं जब शुरू होती हैं तो वो कब शुरू होती हैं। 100 जो है वो पहला जो है संख्या है जो 3 अंक में होती है। तो जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 100 से शुरू हो रही हैं। तो जो सबसे पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी तो वो मिलेगा आपको 105। ये पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य होने वाली है। अब आप पहली संख्या मिलेगा हमें 105 जो कि 7 से विभाज्य होगा। अब 105 में आप 7 जोड़ेंगे तो 112, फिर आप 112 में 7 जोड़ेंगे 119। तो इस प्रकार से ये हमें संख्याओं की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अंतिम संख्या आपको पता लगाना है। ये अंतिम संख्या कौन सी होगी जो 7 से कट जाएगी। तो अंतिम संख्या अगर आप देखेंगे तो वो है 994। ये 994 अंतिम संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये 994 आप कैसे निकालेंगे तो आप इस प्रकार से इसको ध्यान से समझ सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो 999, ठीक है, ये 3 अंकों वाली अंतिम संख्या है। 3 अंकों वाली अंतिम संख्या कितनी है 999। अगर आप इसमें 1 जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा 1000 मिलेगा। इसमें तो 4 अंक हैं। तो अगर आप इस 1000 को 7 से भाग करें तो आपको देखिए क्या मिलेगा 7 एकम 7 और घटाने पर आपको मिलेगा 3, 7 चौक 28 और 2 मिलेगा 7 दूनी 14। तो आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो जब हम 1000 को 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल में कितना बच गया 6 बच गया है। कितना बच गया है 6 बच गया है। तो इस प्रकार से अगर आप इस 1000 में से ये शेषफल घटा दें तो आपको 994 मिलेगा जो कि अंतिम संख्या है 7 से विभाज्य होने वाली। तो इस प्रकार से आप इसको देख के समझ सकते हैं और इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक सूची समझाया है। इस सूची को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची बनाई है जो 7 से विभाज्य हों। ऐसे संख्याओं की सूची है, पहली संख्या है
105, दूसरी मैंने निकाला है 105 में 7 जोड़ा 112, फिर 112 में 7 जोड़ा 119, फिर अंतिम संख्या मैंने कैसे ज्ञात किया वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास में एक संख्याओं की सूची है जिसमें प्रथम पद हमें पता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे संख्याओं की सूची को, तो प्रथम पद हमें a मिलेगा यहाँ पर 105, और अगर आप d निकालना चाहते हैं तो आप a2 माइनस a1 करेंगे, यानी कि दूसरा पद जो 112 है उसमें से पहला पद 105 आप घटाएंगे। तो जब हम 112 में से 105 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 7। कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो प्रथम पद हमारे पास 105 है, सार्वधातुक डी हमारे पास 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं उन पदों की संख्या ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो अब इस समांतर श्रेणी के अंदर जितने पद होंगे वो सभी संख्याएं 7 से विभाज्य होने वाली होंगी। तो चलिए हम इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो जब आप पदों की संख्या ज्ञात करने जाएंगे तो आप इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है इसमें, तो L का जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे। L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और ये d रहेगा। L होता है अंतिम पद। अंतिम पद हमारे पास कितना है? 994। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने अंतिम पद भी लिख देता हूँ कि जो अंतिम पद है L है वो है 994। ठीक है, L अंतिम पद कितना है? 994। आप इसको देख सकते हैं, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर प्रथम पद आ गया, तो प्रथम पद तो 105 है, हम n ज्ञात करना चाहते हैं। d कितना रहेगा? d मैंने निकाला है, आप देख सकते हैं 7 आया है। तो 994, 105 प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा 105, यानी कि यहाँ प्लस में, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें मिलेगा n माइनस 1 गुणा में 7। अब आप 994 में से 105 को घटाइए। तो जब हम 994 में से 105 को घटा देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। 14 में से 5 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 8। 9 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8। तो ये रहा हमारा 889 गुणा 7 है, ये बटे में 7 आएगा और ये रहेगा n माइनस 1। तो अब हम 889 को 7 से भाग करेंगे। चलिए भाग करके देखते हैं। 7 एकम 7, 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 18, तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 दूनी 14, फिर हमें 4 मिलेगा तो ये 49 हो जाएगा, यानी कि 7 सत्ते 49। तो हमें मिलेगा 127, माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस में और यहाँ पर आएगा n। दोनों को जोड़ेंगे तो 128 बराबर n, यानी कि n का मान आया है 128। तो इस n के मान से आप क्या कह सकते हैं? इस n का जो मान आया है आप कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी के अंदर 128 पद हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हों, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं की सूची जब आप बनाएंगे तो ये सूची बन गई। इसमें हमने पदों की संख्या भी ज्ञात कर लिया है जो कि 128 आया। तो आप कह सकते हैं कि अतः 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होने वाली हैं। अतः 7 से विभाज्य होने वाली 7 से विभाज्य होने वाली
7 से विभाज्य होने वाली 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं 3 अंकों की संख्याएं बराबर कितनी हैं? 128 संख्याएं। कितनी हैं? 128 संख्याएं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जो आपको समझना है और ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर आप ये समांतर श्रेणी बना पाते हैं तो, क्योंकि 3 अंकों वाली संख्याएं 100 के बाद 100 से शुरू हो रही हैं, लेकिन 100 तो नहीं कटेगा 7 से, 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, 105 कट जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं या फिर इन संख्याओं को 7 से भाग करके भी आप इसको पता लगा सकते हैं। जब आपको पहली संख्या मिल जाएगी यानी कि पहला पद मिल जाएगा, तब आप उसमें 7 जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, फिर 7 जोड़ेंगे तीसरा पद मिलेगा, और अंतिम पद मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कैसे निकालेंगे। पहले 1000 को 7 से भाग करेंगे, शेषफल में 6 बचेगा, और उस 6 को अगर आप 1000 में से घटा देंगे तो जो हमें संख्या मिलेगा 994 मिलेगा, और 994 वो अंतिम पद है, अंतिम संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है। और जब संख्याओं की सूची आप बना लेंगे तो उसके बाद आप उसमें पदों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। जितने इसके अंदर पदों की संख्या आएगी उतनी ही संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये हमारे से पूछा गया है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चीजों को समझना है। ठीक है, चीजों को आप समझिए, और यहाँ पर भी आपको एक संख्याओं की सूची ही बनानी पड़ेगी। अगर आप वो संख्याओं की सूची बना ले जाते हैं तो फिर क्वेश्चन को आसानी से समझा भी जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज होने चाहिए। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि 4 के गुणज वाली अंकों की जो संख्याओं की सूची है, पहले हम उसको बना लेते हैं। 4 के गुणज होने चाहिए, 4 के गुणज, और ब्रैकेट में लिखिए जो 10 और 250 जो 10 और 250 के जो 10 और 250 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 4 के गुणज वाली संख्याओं की सूची। ध्यान से देखिए, 4 के गुणज वाली संख्याओं की सूची, यानी कि आप एक एपी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और 10 और 250 के बीच में होनी चाहिए वो संख्याएं, वो जो संख्याएं हैं वो 10 और 250 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप उस एपी को ध्यान से देखेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी कि 8 तक जो संख्याएं हैं वो एक अंक में हैं।
यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में तो नहीं है। 10 और 250 के बीच की जो संख्याएं शुरू होंगी वो 10 से शुरू होंगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो वो 250 तक जाएंगी। लेकिन 10 से नीचे आप नहीं ले सकते हैं। तो आप 4 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 से शुरू होगा। तो पहला पद आपको मिलेगा 12, 4 तियां 12 और फिर 4 चौक 16 मिलेगा। 4 चौक 16, 4 पंचे 20 मिलेगा। 4 छीक 24 मिलेगा। तो इस प्रकार से मिलते रहेंगे और अंतिम संख्या आपको क्या मिलेगी? अंतिम संख्या आपको मिलेगी 248। कितना मिलेगा? 248 मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 4 के गुणज का मतलब है कि वो 4 के पहाड़े में मिलना चाहिए। तो 10 और 250 के बीच की जो संख्याओं की सूची बनेगी जो 4 का गुणज हो, एक तो 4 का गुणज हो, फिर 10 और 250 के बीच होनी चाहिए। तो आप देखेंगे पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 16 है। आप ऐसे जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं, 12 4 16। तीसरी संख्या 20 है, चौथी संख्या 24 है और अंतिम संख्या है 248 जो कि 4 का गुणज है। अर्थात अगर आप इसको 4 से भाग करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि हमने ये 248 निकाला कैसे, अंतिम संख्या कैसे हमने निकाल लिया 248। तो इसके लिए आप 250 को 4 से करेंगे भाग। क्या करेंगे? भाग करेंगे। आप 4 से भाग करेंगे 250 को। तो चलिए भाग करके देखते हैं क्या मिलेगा आपको। 4 छीक 24, 1 मिला, 4 दूनी 8। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे शेषफल 2 बच गया। शेषफल 2 बच गया, पूरा पूरा भाग गया नहीं। तो अगर हम 250 में से इस 2 को घटा दें तो हमें मिलेगा 248 और 248 4 से विभाज्य हो जाएगा अब। तो अंतिम संख्या है 248 जो कि आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो 4 का गुणज हो और 10 और 250 के बीच में होने वाली जो संख्याएं हैं उनकी सूची जब आप बनाएंगे तो आपको मिलेगा 12, 16, 20, 24 और लास्ट में मिलेगा आपको 248। 248 कैसे निकला है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो अब आप इसके अंदर पदों की संख्या निकाल लीजिए। अगर आप इस समांतर श्रेणी के अंदर जो हमने यहाँ पर बनाया है जो कि 4 का गुणज है, अगर इसमें हम समांतर श्रेणी के अंदर पदों की कुल संख्या निकाल दें तो उतने ही पद होंगे जो 4 के गुणज हैं। ठीक है, जितना आएगा। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला पद ए है, पहला पद जो ए है वो हमें मिलेगा 12 कॉमा, फिर आप यहाँ पर पहला पद तो मिल गया 12, सार्वांतर डी निकालिए। सार्वांतर डी आप निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1। A2 यानी कि दूसरा पद यहाँ पर 16 है, पहला पद यहाँ पर 12 है। जब आप 16 में से 12 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 4। तो सार्वांतर भी मिल गया। और जो इसमें अंतिम पद L है वो है 248। इसको भी आप ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है, आप केवल चीजों को समझिए, आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पदों की संख्या ज्ञात करें। इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला, क्योंकि अंतिम पद है L है हमारे पास, तो L का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो L बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 और ये D। अंतिम पद है 248। प्रथम पद A जो है हमारा 12 है। N हम निकालना चाहते हैं। D निकाल चुके हैं, हमें 4 मिला है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। 248 12 प्लस में है तो माइनस में जाएगा और यहाँ पर बचेगा N माइनस 1 गुणा में 4। अब आप 248 में से 12 घटाएंगे
तो जब आप यहाँ पर 248 में से 12 को घटा देंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? 8 में से 2 घटाएंगे 6, 4 में से घटाएंगे 3 और ये 236। तो हमें मिलेगा 236, 4 गुणा में है, इसके बटे में जाएगा और यहाँ पर मिलेगा n-1। इसको काट देते हैं, 4 6 24 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो 36 हो गया ये, 4 नीम 36। तो हमें मिला 59 और जो माइनस का 1 है यहाँ पर प्लस में आएगा और यहाँ पर मिलेगा n। तो n मिला हमें 60। आप कह सकते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी है इसके अंदर कितने पद हैं? 60 पद हैं। तो वो सभी 60 पद 4 के गुणज हैं। क्या हैं? 4 के गुणज है। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 था और क्वेश्चन नंबर जो 14 था इसी प्रकार से सॉल्व होना है और आप इसी प्रकार से हल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको समझना है, जो बनाना है, वो है समांतर श्रेणी की जो सूची बनेगी। अगर आप ये एपी बना पाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी रहेगा और एपी भी बनाना आसान है, केवल आप इसको ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिए। बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, जानना है, बस केवल समझना है कि 4 का पहाड़ा पढ़ना है। जो 12 पहली संख्या है यानी कि पहला पद है जो 4 का गुणज है, फिर 16 है जो कि 12 में 4 जोड़ दिया, फिर 16 में 4 जोड़ेंगे, 20 में 4 जोड़ेंगे और अंत में 248 कैसे मिलेगा वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। और जो समांतर श्रेणी बनेगी उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आप किस प्रकार से पदों की संख्या ज्ञात करेंगे और पदों की संख्या ज्ञात करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर हैं? दोनों समांतर श्रेणी, हमें 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2 समांतर श्रेणी हैं, तो आप पहले इसको ध्यान से देखिए। दिया है कि क्या दिया है? पहली समांतर श्रेणी देखिए, पहली समांतर श्रेणी, तो पहली समांतर श्रेणी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, वो दिया है 63, 65, 67 ... इस प्रकार से हमें पहली समांतर श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, और फिर आप दूसरी भी लिखिए, और दूसरी समांतर श्रेणी, तो दूसरी समांतर श्रेणी हमें क्या दिया है? दूसरी समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 10, 17 और ... करके ये हमें दूसरी समांतर श्रेणी दिया हुआ है। और साथ में ये भी कह रहा है कि दोनों के nवें पद बराबर हैं, दोनों के nवें पद बराबर हैं। तो आप पहली समांतर श्रेणी का nवां पद, पहली
AP का nवां पद, पहली AP का nवां पद बराबर है दूसरी AP का nवां पद। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो बराबर है। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? nवां पद का फॉर्मूला होता है, आप इसको ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, an बराबर an। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि nवां पद तो ये होता ही है। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, दोनों ही समांतर श्रेणी अलग अलग हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं nवां पद का, तो a प्लस n-1 d, और इसमें रहेगा a प्लस n-1 d। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर पहली AP का इसमें से मान रखेंगे, ठीक है, पहले जो समांतर श्रेणी है उसमें इसमें मान रखेंगे, दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसमें इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो ये पहली समांतर श्रेणी का nवां पद है, तो A प्रथम पद कितना है? 63 प्लस, क्वेश्चन में पूछा गया था कि n के किस मान के लिए, तो n का तो मान निकालना है, हमें d निकालना पड़ेगा। पहले समांतर श्रेणी का d कितना मिलेगा? इसमें d आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से निकालेंगे d तो आप निकाल सकते हैं कि a2 माइनस a1, यानी कि 65 में से 63 को घटा दीजिए तो आपको d मिल जाएगा 2। यानी कि जब हम d निकालेंगे तो हमें मिलेगा a2 माइनस a1। तो पहले समांतर श्रेणी में a2 65 है और a1 63 है, घटाने पर 2 हमें मिल जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। अब ये जो है वो दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद है, तो दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद a यानी कि 3 है। यहाँ पर n का मान तो हम निकालेंगे, d का मान और निकालते हैं हम दूसरी समांतर श्रेणी से। जब d निकालेंगे तो इसको d1 और दूसरी समांतर श्रेणी का d2 बोल देते हैं। ठीक है, तो जब हम दूसरी समांतर श्रेणी का d2 निकालेंगे, यानी कि फॉर्मूला तो वही रहेगा a2 माइनस a1, तो दूसरा पद यहाँ पर 10 है और पहला पद यहाँ पर 3 है, और घटाने पर हमें 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 7। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर n का मान मिल जाएगा। तो ये रहेगा 63 प्लस, पहले हम 2 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो 2 की गुणा जब n में करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, माइनस 2 की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, बराबर 3 रहेगा ये, प्लस 7 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो 7 की n में करेंगे 7n, माइनस 7 की 1 में करेंगे 7। तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, पहले तो जो कैलकुलेशन प्लस माइनस होता है वो कर लेते हैं। कैलकुलेशन ये करना है कि जो 63 है और माइनस का 2 है आपस में घट जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको पहले हम घटा लेते हैं। तो जब हम 63 में से 2 को घटा देंगे तो प्लस का ज़्यादा है, तो हमें मिलेगा 61 मिल जाएगा, 61 और फिर प्लस यहाँ पर 2n है, ये 2n ही रहेगा, 2n बराबर। अब आप आगे चल के देखिए आगे क्या है, माइनस का 7 है ये और ये प्लस का 3 है, तो माइनस का ज़्यादा है, 7 में से 3 घटाना पड़ेगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का मिलेगा हमें 4, माइनस का 4, और ये रहेगा प्लस का 7n, तो प्लस का 7n हमें ये भी हमारे पास रहेगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये रहा 7n और 2n इधर माइनस में आ जाएगा, ये रहा 61, माइनस 4 है ये तो इधर प्लस में आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 65 और यहाँ से हमें घटाना पड़ेगा तो 5n। जैसे ही हम n का मान निकालेंगे तो 65
जो 5 यहाँ गुणा में है वो बटे में चला जाएगा, 5 एकम 5 और फिर 1 बचेगा, 5 तियां 15, यानी कि हमें n का मान मिलेगा 13। n का मान कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, दोनों ही समांतर श्रेणियों में पूछा गया था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों को nवां पद बराबर होगा। तो n का मान होना चाहिए कितना? n होना चाहिए 13। अगर n का मान हम 13 लेते हैं तो दोनों ही समांतर श्रेणियों का जो nवां पद होगा वो बराबर होगा। ठीक है, दोनों ही एपी का जो 13वां पद है वो समान होगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि n के किस मान के लिए दोनों ही समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम n का मान निकाल सकते हैं और आप निकाल सकते हैं, n का मान 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों समांतर श्रेणियों का जो nवां पद यानी कि जो 13वां पद है वो समान होगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है? एक एपी ज्ञात करना है। तीसरा पद हमें दिया हुआ है 16। चलिए, जो हमें दिया हुआ है उसी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो दिया है उसी से हम आगे बढ़ेंगे, तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, तो हमें दिया हुआ है हमें तीसरा पद 16 है। तो ये हमें दिया हुआ है तीसरा पद 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा पद है, तीसरा पद बराबर है 16 के। ठीक है, तो तीसरा पद अगर ये 16 के बराबर है तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है उसमें जो तीसरा पद मिलेगा वो मिलेगा a प्लस 2d बराबर 16। तो इसको आप कहेंगे कि हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, और हमें एक चीज और दिया हुआ है कि जो सातवां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि सातवां पद बराबर है किसके? 5वें पद से 12 अधिक है। ये भी हमें दिया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक होगा, ये भी हमें कहा गया है। तो जब आप इसमें वैल्यूज रखेंगे, सातवां पद का मान रखिए, तो सातवें पद का मान कितना आएगा? सातवें पद का मान हमें मिलेगा, व्यापक रूप क्या होता है समांतर श्रेणी का, उससे आप रख सकते हैं, तो a प्लस 6d, ये हमारा सातवां पद है। और जो पांचवा पद आएगा a प्लस 4d, और प्लस का रहेगा ये 12 के। तो अब हमें मिलेगा a प्लस 6d, ये प्लस में है, पूरा इधर आ जाएगा माइनस में, कितना? a प्लस 4d, और बराबर रहेगा किसके? 12 के। तो ये रहा a प्लस 6d, माइनस प्लस माइनस का a, माइनस प्लस माइनस का 4d, बराबर आ गया ये 12 के। तो अब इसको आप सॉल्व करिए, तो प्लस a और माइनस a तो कट गया, 6d में से 4d को घटा दीजिए,
तो 2d प्लस का मिलेगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है, यहाँ पर 6d ज़्यादा है ना माइनस 4d से। तो जब आप d का मान निकालेंगे तो जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ कि d बराबर हमें मिलेगा 12, 2 यहाँ गुणा में है वो इसके बटे में जाएगा और फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी कि d हमें मिल गया कितना, d हमें 6 मिल गया। ठीक है, तो अब हमें a और ज्ञात करना है। a और ज्ञात करना है तो अगर हम इस d का मान 6 समीकरण 1 में रख दें तो a निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 2d बराबर है 16 के। तो a प्लस 2 गुणा में d का मान 6 है बराबर है 16। तो a प्लस 2 6 हो जाएगा 12 बराबर आएगा 16 के। a का मान जब आप निकालेंगे तो 12 जाएगा माइनस में और अब हमें मिलेगा 12 4 16 यानी कि 4 मिलेगा। तो हमारे पास a का मान है 4 और d का मान है 6। अब आप इस a और d की सहायता से उस AP को ज्ञात कर सकते हैं जिस AP का यहाँ पर बात कर रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था ना वह AP ज्ञात कीजिए। तो जब हमने उस AP का d ज्ञात कर लिया है 6 आया है, प्रथम पद a ज्ञात कर लिया है 4 आया है, तो हम AP भी तो बना सकते हैं। चलिए बना देते हैं। अतः जो AP बनेगी क्या बनेगा, पहला पद 4 है जो कि a होता है, दूसरा पद निकालना है तो आप इस 4 के अंदर सार्वांतर यानी कि 6 जोड़िए तो यानी कि मिल जाएगा हमें 10। फिर अगला पद निकालना है फिर 6 जोड़िए यानी कि 16। फिर अगला पद निकालना है फिर 6 जोड़िए तो ये हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से आप जितना चाहें उतना पद ज्ञात कर सकते हैं, जितना चाहे उतना पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और निकालने का तरीका यही होगा कि जो पहला पद a आया है उसको आप रखिए और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए आप d जोड़ेंगे तो आपको 10 मिलेगा। फिर 10 में d यानी कि 6 जोड़ेंगे फिर आपको 16 मिलेगा। 16 में फिर हम d यानी कि 6 जोड़ेंगे तो 22 मिलेगा। तो आप जितना चाहें उतना पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। और अगर आप इसको व्यापक रूप में रख देते तब भी ये निकल जाता। व्यापक, वैसे तो आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन अगर आप व्यापक रूप को ध्यान से देखें, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है अगर उसमें मान रख देते, व्यापक रूप क्या होता है मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि a होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d होता है, जितना चाहे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पद तो हमें 4 मिल गया है, फिर 4 में आप 6 जोड़ेंगे, फिर आप 4 प्लस 2 गुणा में 6 करेंगे, फिर यहाँ पर 4 प्लस 3 गुणा में 6 करेंगे। तो जब आप इनको सॉल्व कर देते तो आपको मिल जाता a कितना मिलता, 4 मिलता। दूसरे में आपको a प्लस डी कितना मिल जाता, 6 4 10 मिल जाता। और फिर a प्लस 2d कितना मिल जाता, ये मिल जाता 6 दूनी 12 4 16 मिल जाता। तो इस प्रकार से आप a प्लस 3d मतलब सारे पद यहाँ से भी ज्ञात कर सकते थे। ये जो हमारे पद हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d भी आप अगर आप यहाँ पर ही हल कर दें तो 6 3 18, 18 4 22, तो a प्लस 3d भी आपका निकल जाता। तो ये जो हमारे पद मैं ज्ञात करके दिखा रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट जैसे मैंने आपको जोड़ के दिखाया वैसे आप निकाल लीजिए। और अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो इसका भी प्रयोग करके आप इन पदों को ज्ञात कर सकते हैं। जितना चाहे उतना पद ज्ञात कर सकते हैं। और आप 2 4 पद ज्ञात करके छोड़ दीजिए, कम से कम
3 पद तो होने ही चाहिए, 3 हो 3 से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 पद होने चाहिए किसी भी समांतर श्रेणी का, तभी वो समांतर श्रेणी माना जाएगा। ठीक है, 4 पद लिखिए 5 पद लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जब पदों को ज्ञात कर लेंगे तो उन पदों से एक सूची बना देंगे संख्याओं की, और वही हमारा एपी रहेगा। तो इस प्रकार से आप इन पदों को ज्ञात कर सकते हैं। व्यापक रूप से करना होगा तो आप ऐसे करेंगे, और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं एपी को तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दोनों से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया है। इसमें हमें एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 और लास्ट में दिया है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसमें हमें इसी प्रकार से दिया हुआ है, दिया है एक एपी दिया है, हमें एक एपी दिया हुआ है। पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, और इस प्रकार से हमें 253 अंतिम पद भी दिया हुआ है। ठीक है, अंतिम पद भी हमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, ध्यान से समझिएगा। तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या लिखा है? अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप यहां से ज्ञात करना चाहेंगे तो आपको गिनना पड़ेगा कि 20वां पद कौन सा है। ठीक है, जैसे कि अंतिम पद से 20वां पद लेकिन पूछ रहा है, तो हम क्यों ना अंतिम पद से ही 20वां पद ज्ञात करें। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि हम अंतिम पद से ही 20वां पद ज्ञात कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा सिंपल यही कहा गया है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम से ज्ञात करने का मतलब है कि अब हम यहां से नहीं, जैसे हमारा पहला पद 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, यहां से हम नहीं शुरू करेंगे, हमें अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो हम अंतिम पद यानी कि पहला पद, हमारा जो अंतिम पद है वही हमारा पहला पद माना जाएगा, क्योंकि हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है ना, इसलिए। तो पहला पद मिला 253, दूसरा तो हमें दिख ही नहीं रहा है, अंतिम से दूसरा पद कहाँ दिख रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो अंतिम पद से अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो प्रथम पद है यहां, जब आप इसको हल करेंगे तो अंतिम पद से 20वां ज्ञात करना है हमें। तो अंतिम पद का मतलब है कि जो प्रथम पद है वो आपका अंतिम पद माना जाएगा, यानी कि अंतिम पद से, यानी कि ये आपका पहला पद है 253। जब आप डी ज्ञात करेंगे तो आपको तो पता ही है, डी तो पूरे ही समांतर श्रेणी में हर जगह समान होता है। अगर आप बात को ध्यान से समझें तो जो सार्वधातुक डी होता है वो तो समांतर श्रेणी में कहीं से भी निकाल लो, तो आप इसको a2 माइनस a1 करके निकाल सकते हैं। तो आपको मिलेगा 8 माइनस 3, यानी कि आपको मिलेगा 5। ठीक है, क्योंकि हम अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए फोकस करिएगा, माइंड को ध्यान से समझिएगा। प्रथम पद हमारा है 253, जो कि अंतिम पद से हम क्योंकि निकाल रहे हैं। डी निकल चुका है 5। ठीक है, चलिए 20वां पद ज्ञात करें। फॉर्मूला होता है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1, और ये d, ये फॉर्मूला होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आप शुरुआत से, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, जब हम शुरू के पदों से
जब आप स्टार्टिंग के पदों से जब आप स्टार्टिंग के पदों से कोई भी पद ज्ञात करते हैं तब आप ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब आप किसी भी समांतर श्रेणी में स्टार्टिंग के जो पद हैं वहां से कोई पद ज्ञात करना चाहते हैं तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब आप अंतिम पद से कोई भी पद ज्ञात करना चाहते हैं तब आपका फॉर्मूला इस प्रकार से रहेगा, ए एन बराबर ए माइनस का एन माइनस 1 और ये डी। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर आ गया, ज्यादा अंतर नहीं आया, केवल चिन्ह बदला है, प्लस की जगह माइनस लग गया है। ये जो प्लस था ना उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है, और सब कुछ वही है। अगर आप ध्यान से देखें और समझेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे चीजों को कि ये फॉर्मूला आप तब प्रयोग करेंगे जब आप शुरू के पदों से कोई भी पद ज्ञात करना चाहते हैं, तब आप ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप अंतिम पद से कोई भी मान ज्ञात करना चाहते हैं या कोई भी पद ज्ञात करना चाहते हैं तब आप ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो अब मैं ज्ञात करना चाहता हूं 20वां पद, तो ए20 का मतलब 20वां पद ज्ञात करना चाहते हैं। प्रथम पद जो ए रहेगा वो तो अंतिम पद यानी कि 253, माइनस का निशान, एन हमारा 20 रहेगा क्योंकि 20वां पद हमें चाहिए, कंपेयर करने पर एन आपको 20 मिलेगा। डी हम निकाल चुके हैं 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 253 माइनस, पहले तो 20 में से एक घटाइए, तो जब आप 20 में से एक घटाएंगे तो आपको मिलेगा 19, और 19 की गुणा 5 में करिए तो 19 पचे 95, तो 95 मिला। तो अब आप 253 में से 95 को घटा दीजिएगा, 253 में से 95 को घटा दीजिएगा तो आपको मिलेगा 158। कितना मिलेगा, 158। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम पद से जो 20वां पद मिलेगा वो आपको मिलेगा कितना, 158 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैंने इन दोनों ही फॉर्मूलों को कब प्रयोग करना है आपको समझा दिया है। अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्टार्टिंग के पदों से कोई पद ज्ञात करना होगा तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। और दोनों ही फॉर्मूले एक हैं, बस यहाँ प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है बस। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है। ठीक है, तो जो भी चीजें और जो भी शर्तें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उन शर्तों का अब हम प्रयोग करेंगे और एपी का जो प्रथम 3 पद पूछ रहा है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ये चीजें समझने वाली हैं, बहुत ही इजी है, समझने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं और इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि हमें दिया है क्या दिया है, चौथे पद प्लस 8वें पद, यानी कि जो चौथा पद है और 8वां पद है, दोनों के पदों का योग हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 24।
ये आपको साफ साफ दिया हुआ है कि चौथा पद प्लस आठवां पद बराबर है किसके? 24 के बराबर है। ठीक है, चौथा पद का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप से आप ज्ञात करिए। तो चौथा पद होता है a प्लस 3d और आठवां पद होता है a प्लस 7d बराबर आएगा 24 के। तो a और a दोनों को जोड़िए, 2a, 7d और 3d, 7 और 3 10d बराबर आएगा 24 के। अब आप इस पूरे ही समीकरण को 2 से भाग कर दीजिए। तो जब आप इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर देंगे तो आपको मिलेगा a प्लस, मतलब इसको जब 2 से भाग करेंगे तो a मिलेगा, प्लस इसको 2 से भाग करेंगे 5d, इसको 2 से भाग करेंगे तो 12। ये रहा हमारा समीकरण 1। समझ आया? और फिर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो आप लिखेंगे आप यहां पर लिखेंगे छठा पद प्लस 10वां पद, यानी कि जो छठा पद है और जो 10वां पद है दोनों का जो योग है वो है 44। कितना है? 44 है। तो छठा पद का मान रखिए a प्लस 5d छठा पद होगा। व्यापक रूप से हम मान रखते हैं, जो हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, वहां से हम ये सब रखते हैं। ठीक है, 10वां पद होगा a प्लस 9d बराबर आएगा हमारा 44 के। a और a हो जाएगा 2a, नाइन डी और 5d ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9 और 5 14d बराबर आएगा ये 44 के। अब आप इस पूरे को फिर से भाग करिए, कोई भी एक संख्या 2 से तो ये सारे कट जाएंगे, तो आप 2 से इसको काटेंगे तो आपको a मिलेगा, इसको 2 से काटेंगे आपको 2 से 14d 7 मिलेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 22 मिलेगा। और ये रहा समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल कर दें तो हमें a और d का मान मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 3 पद ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हम करते हैं। तो विलोपन विधि से जब आप करेंगे तो आप पदों समीकरणों को कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 7d बराबर है 22 के, और ये रहा आपका समीकरण 2। और फिर है a प्लस 5d, और फिर है ये 12, और ये हो गया हमारा 1। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको घटा सकते हैं। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो a प्लस a माइनस कट गया। 7d में से 5d घटाइए 2d, 22 में से 12 घटाइए, प्लस का ज्यादा है तो ये मिलेगा 0 और यहाँ से मिलेगा 1। तो जैसे आप d का मान निकालेंगे तो 10, 2 यहाँ पर गुणा में है, बटे में जाएगा 2, 2 बटे में आ गया, 2 से आप काट दीजिए, 2 पंचे 10, यानी कि आपको d मिलेगा कितना? 5 मिलेगा। d कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब d का मान जो 5 आया उसको समीकरण 1 या 2 में रख के a का मान निकाल लीजिए। तो d बराबर
5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 12। तो a प्लस 5 गुणा d का मान है 5 बराबर हो जाएगा 12 के, और a प्लस 5 25 हो जाएगा 25 और ये 12। तो a का मान हमें मिलेगा 12, 25 जाएगा माइनस में, और a हमें मिलेगा माइनस में कितना, माइनस का 13 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, माइनस का 13। तो अब हमारे पास a माइनस 13 है, d 5 है, और क्वेश्चन में कहा गया था कि AP के प्रथम 3 पद लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, अतः AP के प्रथम 3 पद बराबर, पहला मिलेगा हमें a, दूसरा मिलेगा a प्लस टी, तीसरा मिलेगा a प्लस 2d। ठीक है, पहला मिलेगा a, दूसरा मिलेगा d, तीसरा मिलेगा a प्लस 2d। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्योंकि हमारे पास a आया है माइनस का 13, और जब हम a प्लस डी निकालेंगे तो a का मान तो माइनस 13 और d का मान रहेगा 5। अभी दोनों घट जाएंगे, तो माइनस 13 में से 5 घटाइए, माइनस का ज्यादा है, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 8, यानी कि माइनस का 8। फिर यहाँ से a का मान माइनस 13 प्लस 2 गुणा d का मान हो जाएगा 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस 13 प्लस 2 पंचे 10, और अगर यहाँ घटा दिया जाए तो माइनस का 3। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो 3 पद मिलेंगे, पहला मिलेगा माइनस 13 पहला पद है, दूसरा जो मिलेगा माइनस का 8 मिलेगा, तीसरा मिलेगा माइनस का 3। 3 ही पद बोला था, तो ज्यादा हमें और निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला पद माइनस 13, दूसरा माइनस 8, तीसरा माइनस का 3, और ये मैंने व्यापक रूप से निकाल दिया है, क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना क्वेश्चन में कहा जाएगा हम केवल उतना ही करेंगे। तो हमने तीनों पद निकाल दिया है, इजी है। मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया कि आप इसको कैसे निकालेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस बनाते रहें। जल्द ही हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।